Hello students, how are you? Today we will start the next topic, that is the reign of terror. The reign of terror, दहशत का पीरियड, ठीक है ना। इससे पहले हमने बात किया था फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, जिसमें हम लोगों ने बात किया था पॉलिटिकल रीजंस के बारे में। दूसरा बात किया था हमने इकोनॉमिक रीजंस के बारे में। तीसरे में हमने बात किया था कैसे नए क्लब्स आए, एमरजेंस ऑफ क्लब्स। फोर्थ पॉइंट जो हमने लिया था, जिसके बारे में बात किया था, वो था इमीडिएट कॉजेस। और लास्ट पॉइंट जिसके बारे में हमने बात किया था वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कन्वेंशन। ठीक है ना। आपको एक चीज़ का समझ में नहीं आ रहा होगा, कन्वेंशन के क्या था, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, उसको हम लोग क्या कहते थे, कन्वेंशन कहते थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द रेन ऑफ टेरर। वो पीरियड कौन सा था, 1793 से लेकर के 1794 का जो पीरियड था वो हमारा रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया, ठीक है ना। मैंने लिखा यहाँ पर द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। अच्छा, क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ द बिलो मैंशन्ड रीजंस। पहला क्या है, रॉसफेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मैंने यहाँ पर रॉसफेयर लिखा है, यहाँ पर रॉसफेयर का मतलब क्या है, मैक्सिमिलियन रॉसफेयर। ये कौन था? लीडर था। किसका था? जैकोबिन क्लब्स का लीडर था। किसका लीडर था? जैकोबिन क्लब्स का लीडर था। तो इसकी जो पॉलिसी थी उसमें सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का प्रावधान था। ऑल दोज whom he saw as the enemies of the republic, एग्जाम्पल में मैंने लिए हैं नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी who did not agree with him were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। वो सभी लोग, चाहे वो नोबल्स हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो मेंबर्स हो या अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, जिनकी भी बातों से वो सहमत नहीं है, उन्हें अरेस्ट करता, उन्हें जेल में डाल देता और बाद में उनको रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में के तहत उनको पेश कर देता। नेक्स्ट है, इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लूटाइंड। बेटा यहाँ पर वर्ड लिखा है ग्लूटाइंड, ठीक है ना। ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया डॉक्टर गुलिटिन से। किससे आया? डॉक्टर गुलिटिन, जिसने इसको फॉर्म किया था। अच्छा, ग्लूटाइंड होता क्या है? ये एक ऐसा चीज़ है कि दो लकड़ी के बीच में ब्लेड लगी होती हैं, उसके बीच में सर रख देते हैं और ऊपर से ब्लेड चला देते हैं तो सर अलग हो जाता है। ये ग्लूटाइंड कहलाया। तो क्वेश्चन अगर आता है डिफाइन द टर्म ग्लूटाइंड, तो आप क्या लिखोगे? अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड। गर्दन अलग कर दी गई, ठीक है ना। तो द ग्लूटाइन वॉज अ डिवाइस नेम आफ्टर इट्स इन्वेंटर जोसेफ इग्नेस ग्लूटाइन, which consisted of two poles and a blade with which a person was beheaded। उनको मार देता था, उनका गर्दन अलग कर देता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने? रॉसफेयर गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेस्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड वर राशन। ठीक है ना। इसमें बेटा अगर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूं तो अगली जो मैंने स्लाइड बनाई है उसमें मैंने लिखा है पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर आउटपुट एज द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी पीजेंट्स थे उनका जो भी आउटपुट है, जो भी प्रोडक्शन करते थे, उनका प्राइसेस कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट फिक्स करता था। कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट फिक्स करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया बेटा, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फोरबिडन एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट पेन डिलीगेट, मतलब इक्वलिटी ब्रेड मेड अप ऑफ होल व्हीट। सबको वही खाना होता था, ठीक है ना। एक बार फिर से बोल रहा हूं, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन एंड ऑल द सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट पेन डिलीगेट। इसका मतलब क्या है? इक्वलिटी ब्रेड।
ठीक है ना। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्श्योर मतलब सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच एंड मैन एंड वुमेन्स वर कॉल्ड सिटियोन। सिटियोन का मतलब क्या है, सिटीजन रेस्पेक्टिवली। मैडम और सर वहाँ पर कहा जाता था और सिटीजन्स को सिटियोन, ठीक है ना। नेक्स्ट है चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। जितने भी उस समय चर्च थे वो सब बंद कर दिए गए और जो बिल्डिंग्स थी उनको बैरक्स में चेंज कर दिया, ऑफिसेज में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है दैट ही फॉलोड हिज पॉलिसीज सो एडमेंटली दैट हिज सपोर्टर इन द एंड लेफ्ट हिम। उसके जितने भी सपोर्टर्स थे वो छोड़ के चले गए। फाइनली रॉसफेयर वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड वॉज ग्लूटाइन। 1794 जुलाई 1794 में रॉसफेयर को भी बीहेडेड कर दिया, रॉसफेयर को भी बीहेडेड कर दिया। नेक्स्ट बेटा जो स्लाइड है हमारी, वो स्लाइड में हम लोग बात करते हैं अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। यहां पर जो मैंने आपके लिए जो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है उसमें लिखा है मैंने पॉइंट से पहले मैंने एक लाइन लिखी है द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट लेड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर एंड इनिशिएटेड द फॉलोइंग चेंजेस। ठीक ना, जितनी भी वेल्थियर जो मिडिल क्लास थी उनकी पावर्स को सीज कर दिया गया, ठीक है ना। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बनाया, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड which denied the right to vote to the non-propertied section of society। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो नया जो संविधान बना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इंट्रोड्यूस हुआ, which denied the right to vote to the non-propertied section of the society। Number 2, it provided for 2 elected legislative council। इस लाइन को जरा ध्यान से देख लें, It provided for 2 elected legislative councils। Number 3 में मैंने लिखा है these then appointed a directory and executive made up of 5 members। This was meant as a safeguard against concentration of power in one hand। Concentration of power in one hand। Next point है बेटा, however the directors are often clashed with the legislative council। उनके बीच में कभी कभी तनातनी हो जाती थी, क्लैश हो जाते थे कुछ बातों को लेकर के। हु देन साउट टू डिसमिस दैम। तो यही जो 5 मेंबर्स थे उनको सॉर्ट आउट करते थे। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे। यहां पर देखो बेटा लास्ट लाइन, जो पॉलिटिकल जो अस्थिरता थी, इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अस्थिरता, राजनीतिक जो अस्थिरता थी, उसने एक नया जन्म दिया, राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्टे कौन था, वहां का एम्परर बना बाद में, ठीक है ना। मैंने अगली स्लाइड में लिखा है दैट इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है ना, बहुत ताकतवर था, ठीक है। ही कॉन्कर्ड द नेबरिंग कंट्री यूरोपियन कंट्रीज। वो जो था उसने आसपास के एरिया को कंक्वर करना शुरू कर दिया, जीतना शुरू कर दिया, आसपास के एरिया को जीतना शुरू कर दिया, ठीक है ना। द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हिज रेन ऑफ आर एज फॉलोज। नंबर 1, नेपोलियन अ मॉडर्नाइजर, उसको एक मॉडर्नाइजर के रूप में भी गिना जाता है। इंट्रोड्यूस लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे की जाए, उसके ऊपर इसने लॉ इंट्रोड्यूस किया था। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स बैक्ड बाय द डेसिमल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया बेटा, ही अनेक्स्ड लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप बट फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। आखिरकार वाटरलू में वो डिफीट हुआ। 1815 में जो वाटरलू में जो लड़ाई लड़ी गई वहाँ पर ये हार गया, वहाँ पर ये हार गया। अब बेटा जो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने आपके लिए जो पॉइंट रखा है
दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सोसाइटी। यहां पर उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है ना। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी ऑन द सोसाइटी एट लार्ज एंड कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा है द रोल ऑफ वुमेन्स इन रिवॉल्यूशन, उनका रोल क्या था। इस बात का जिक्र मैं पहली स्लाइड में भी कर चुका हूं। जेंट्स थे वो वॉर में जाया करते थे, जो लेडीज थी वो लोग घर के संभालते थे, फैमिली को की देखभाल करते थे और जॉब्स करती थी, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द सोसाइटी। The important point which help us to understood with the participation are as follows. Number one, the women in French society faced inequality and their position can be understood with the help of the below mentioned point. जितनी भी वहाँ पर वुमेन्स थी वो समाज में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी फेस करती थी, असमानता, ठीक है ना। और उनकी पोजीशन के बारे में अगर हम जानें तो मैंने कुछ पॉइंट्स नीचे बनाए हैं। उसमें पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया है, दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क हार्ड फॉर अर्निंग अ लिविंग। जेंट्स तो चले गए, लड़ाई में चले गए, वुमेन्स को अपनी फैमिली को पालने के लिए बहुत हार्ड काम करना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और अर्निंग के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए उनको कमाना पड़ता था। दे वर्कड एज अ सीमेस्ट्रेस और लॉन्ड्रेसेस, कपड़े धोने का काम, ठीक है ना, फ्लावर्स बेचने का काम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट वो बेचने का काम, और कई जगह पर तो ये डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में भी काम करती थी। किन के यहाँ पर काम करती थी, जो प्रॉस्पेरस पीपल्स थे, हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल्स, उनके यहाँ पर ये लोग काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। उस समय वहाँ पर वुमेन्स को आज़ादी नहीं थी एजुकेशन पाने की या कोई भी जॉब की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, वहाँ पर वुमेन्स, कौन सी वुमेन्स को आज़ादी थी, जो नोबल्स की डॉटर्स हुआ करती थी, क्लर्जी या नोबल्स की जो डॉटर्स हुआ करती थी, वेल्दियर मेंबर्स जो जितने भी थे समाज के, उन लोगों को थोड़ी बहुत आज़ादी मिलती थी। तो मैंने लिखा है ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट एंड इवन देयर मैरिज वर अरेंज्ड, और उनकी शादी भी अरेंज होती थी, थर्ड पॉइंट मैंने बनाया बेटा, वर्किंग वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज बाय कुकिंग, वॉशिंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन। जितनी भी लेडीज़ जो थी, वुमेन्स जो थी, जो वर्क करती थी, उनको अपने परिवार की देखभाल करनी पड़ती थी, उनकी केयर करनी पड़ती थी, घर का काम, कुकिंग का काम, खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल में लगी रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बनाया, देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ द मैन। जाहिर सी बात है, लेडीज़ की जो वेजेस है वो मैंस के मुकाबले में बहुत कम थी, अब जो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपका इसमें लिखा है, दैट वुमेन इन फ्रांस। क्या लिखा मैंने, वुमेन इन फ्रांस। तो वुमेन्स in France were disappointed with the Constitution of 1791, which reduces them to passive citizens who had no political rights. दो बात है बेटा यहां पर, पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब जागरूक, जो वोट डालते हैं। इन वुमेन्स को 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत विच रिड्यूसेस देम टू अ पैसिव सिटीजन्स, और उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। नंबर 2, दे डिमांडेड पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने किस चीज़ का डिमांड किया, पॉलिटिकल राइट्स का डिमांड किया, जैसे कि राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। कोई ना कोई पद पाने की उनकी इच्छा होती थी कि हमको भी कोई पद मिले पॉलिटिकल ऑफिस में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया, टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एंड डिमांड्स वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए वहाँ पर वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपने न्यूज़पेपर चलाने शुरू कर दिए।
आया ना बात समझ में। नेक्स्ट में मैंने लिखा है अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट सिटीज ऑफ फ्रांस। उस समय लगभग 60 वुमेन्स क्लब्स डिफरेंट सिटीज में बनने लगे, ठीक है ना, देखने को मिले। ऑफ देम द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस। सबसे फेमस जो इनका जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है ना, ये क्लब का नाम इन्होंने रखा जो कि सबसे फेमस हुआ उस समय। लास्ट में मैंने क्या लिखा है, वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज वुमेन। सबसे बड़ी बात कि उन लोगों की जो सबसे जो लास्ट में जो मैंने जो लिखा है कि उनकी जो मेन डिमांड थी कि वुमेन्स को भी वही सारे राइट्स एंजॉय करने को मिले, वही सारे पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने को मिले जो मेंस को मिलते हैं, जो मेंस को मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है सम लॉज वर पास टू इम्प्रूव वुमेन्स लाइफ। अब वुमेन्स की लाइफ को कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ लॉज भी पास किए गए, कुछ लॉज भी पास किए गए, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको पढ़ देते हैं, आपकी बुक में भी ये लाइन लिखा हुआ है। वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन द अर्ली ईयर्स, लॉज वर पास टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। देवर नंबर 1 क्या है, दे गेन्ड एक्सेस टू एजुकेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट स्कूल्स एंड सिस्टम ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स। उनको भी आज़ादी मिली एजुकेशन लेने की, स्टेट स्कूल्स खोले गए उस समय, ठीक है ना, और कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गर्ल्स के लिए। नंबर 2 पॉइंट बनाया है, वुमेन्स कुड नो लॉन्गर बी फोर्स्ड इनटू मैरिज बाय देयर फादर, दे कुड मैरी एट देयर विल। उस समय क्या होता था, पेरेंट्स की इच्छा पर उनकी शादी तय होती थी। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए अब वहां पर यह हुआ कि वो लोग अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं। नंबर 3, मैरिज वॉज नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मैरिज क्या हुई, अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुई, ठीक है ना, जो कि सिविल लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड बोथ मैन एंड वुमेन कुड अप्लाई फॉर इट। तलाक, डाइवोर्स का मतलब तलाक, उनको उसको लीगल कर दिया गया। मैन और वुमेन दोनों ही उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, वुमेन्स कुड ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। जब सारी सहूलियतें चल रही हैं, स्कूल खोल दिया, पढ़ने की आज़ादी दे दी, तो इसका मतलब उनको ट्रेन किया जाने लगा डिफरेंट जॉब्स के लिए, ठीक है ना, जैसे आर्टिस्ट बन जाए या अपना कोई छोटा सा बिजनेस चलाने लग जाए। नेक्स्ट है हाउएवर वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वॉज कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे उसमें की बात करें हम तो वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो था, समान अधिकार जो था, राजनीतिक अधिकार जो था, वो चलता रहा अगले 200 सालों तक, अगले 200 सालों तक कई सारी कंट्रीज में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड फॉर द क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जिस समय दहशत का पीरियड चल रहा था, रेन ऑफ टेरर का पीरियड चल रहा था, उस समय वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर उनका ऑर्डर था फॉर द क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, और उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। कई जो प्रोमिनेंट जो वुमेन्स थी उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट वुमेन्स स्ट्रगल फॉर वोटिंग एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th and 20th सेंचुरी। उस समय जो जितनी भी वुमेन्स थी जो स्ट्रगल कर रही थी वोटिंग्स के लिए और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, उनको इंटरनेशनल सफरेज के थ्रू पहचान मिली, ठीक है ना, लास्ट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में। फाइनली इन 1946 फ्रेंच वुमेन वन द राइट टू वोट, ठीक है ना। तो बेटा अब हमने इतना किया है,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की। थैंक यू।